जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, ये हमारी पॉलिटी फाउंडेशन का जो बैच है वो चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले संविधान का सामान्य परिचय देखा था। उसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना देखी थी और उसके बाद संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखा था। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है नागरिकता। लेकिन नागरिकता को हम मूल अधिकार को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो आज हम मूल अधिकार की शुरुआत करते हैं 2 लाइनों के साथ कि सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं कि रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, हौसला हो कुछ कर दिखाने के लिए। तो इसी के साथ जो अपने जो मूल अधिकार का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मूल मूल अधिकार। हम अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार वो होते हैं जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकार वो हैं जो व्यक्ति को वो काम करने के लिए उत्साहित करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 में जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो अधिकार, मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो सभी व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, या जिसे हम प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं। तो संविधान के भाग 3 में हमें मूल अधिकार की चर्चा देखने को मिलती है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जब संविधान सभा के सामने यह सवाल आया कि नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएं और कौन से अधिकार नहीं दिए जाएं, तो इसका जो डिसीजन था वो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने यह सुझाव दिया कि मूल अधिकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाए। पहले अधिकार वे हों जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हों, यानी जैसे कि कोई अधिकार है, जैसे कि हम अनुच्छेद 21 को मान लेते हैं। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ है। तो BN राव ने कहा कि जो अधिकार हैं वो 2 भागों में विभाजित किए जाएं। पहले अधिकार वे हों जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हों और दूसरे अधिकार वे हों जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न हो। तो इसके आधार पर 2 भाग बनाए गए, एक भाग 3 और दूसरा भाग 4। भाग 3 को हम मूल अधिकार भी बोलते हैं, भाग 4 को हम TPSP। तो भाग 4 में जितने भी अनुच्छेद हैं, जिसमें 36 से 51 तक हमें जितने भी अनुच्छेद देखने को मिलते हैं वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वे राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यानी जो भाग 4 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको हम लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा आर्टिकल 37 की भाषा कहती है। लेकिन इसमें जो भाग 3 है उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्या मूल अधिकार एब्सोल्यूट है? मूल अधिकार असीमित है? असीमित है। क्या मूल अधिकार असीमित हैं? क्या उन पर कोई भी निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता? तो ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में लिखा गया है कि
मूल अधिकार में रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो मूल अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन लगता है। यह केवल व्यक्ति की बात नहीं है। या राज्य में आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेदों पर जो रेस्ट्रिक्शन या निर्बंधन लग सकता है। इसके बाद हम मूल अधिकार का वर्गीकरण देखते हैं। मूल अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के प्रोविजन देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके बाद आता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसमें भी 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। इसके बाद जो रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें केवल एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है या राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीना जाता है या उसके मूल अधिकार को न्यून करने का प्रयास किया जाता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधा कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और यही नहीं, वह अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो आज हम केवल 3 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 12, 13 और 14। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा, और जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है वह केवल मूल अधिकार के लिए है। उसी प्रकार जो डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 36 है, वह भी केवल डीपीएसपी के लिए है। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा है? ये राज्य क्या है? राज्य वह है जिसमें राज्य में क्या क्या शामिल है।
तो इसमें जो सबसे पहले शामिल है भारतीय संसद। आप इसी तरीका से जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाते चले साथ साथ में। तो इसमें भारत की संसद शामिल है, सभी राज्यों के विधानमंडल, सभी राज्यों के विधानमंडल, तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी, चौथा है अन्य प्राधिकारी। इसको आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम समझते हैं। जैसा कि भारतीय संसद में देखने को मिलता है, इसमें 3 शामिल होते हैं। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा शामिल होती है और राज्यसभा शामिल होती है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत की संसद क्या है। इसके बाद विधानमंडल, विधानमंडल में भी 3 चीज़ें शामिल होती हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। इसके बाद स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी मतलब होता है जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ये सभी स्थानीय प्राधिकारी। इन तीनों में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो चौथा है अन्य प्राधिकारी, अदर बॉडीज हैं, जो अदर अथॉरिटी हैं, वो क्या क्या शामिल हैं। तो इस जो अन्य प्राधिकारी है, इस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है कि हम अन्य प्राधिकारी किसको माने। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो संस्था सरकारी हो, दूसरा जिसमें राज्य की हिस्सेदारी हो, तीसरा जो संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ये सभी संस्था अनुच्छेद 12 में शामिल है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है वो अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 में कहा गया कि विधि, अनुच्छेद 13 में विधि के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 30 का सब क्लॉज फर्स्ट। इसमें कहा है कि संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां, अगर कोई भी विधि जो संविधान से पहले की है उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह संविधान का उल्लंघन कर रही हो। इसे हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि यह कोई विधि है और यह संविधान है, या मूल अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो विधि है यह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो यह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी, केवल इस पार्ट तक शून्य होगी। इसे हम बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ
सेपरेशन। इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधि है जो इतना संविधान को जो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रही वह विधि शून्य होगी। पूरी विधि है वो शून्य नहीं होगी। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आता है पहला है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि पूरी विधि मूल अधिकार को नष्ट करती है, उस पर आच्छादन या ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद जो अगला जो सिद्धांत आता है वो है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो अधित्याग का सिद्धांत है वो प्राय नकारात्मक है। अमेरिका जैसे देशों में, जो कि विकसित देश है जहाँ सभी नागरिक हैं जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर अधित्याग का सिद्धांत लागू है। लेकिन जो भारत है वो एक विकासशील देश है और यहाँ की जो जनता है वो निरक्षर है, इसलिए हमें अधित्याग का सिद्धांत है उसको लागू नहीं करना चाहिए। अधित्याग का सिद्धांत का अर्थ होता है कि मूल अधिकार को छोड़ने की स्वतंत्रता है। तो हमारे भारत देश में मूल अधिकार को छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे आर्टिकल 21 के तहत अपनी जो जान है वो नहीं ले सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है संविधान। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 है, उसमें कहा है कि संवैधानिक विधियां भी उस मात्रा तक शून्य होंगी जो मूल अधिकार को नष्ट करती है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है विधि। आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 3 में विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा, तो विधि की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? पहला है सभी कानून, सभी नियम, सभी विनियम, अध्यादेश, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रधान। ये सभी आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है सब क्लॉज 13 का सब क्लॉज 4, उसमें आर्टिकल 13 व 368 का संबंध, आर्टिकल 13 और 368 का संबंध बताया गया है। यह जो आर्टिकल 13 और 368 का संविधान बताया गया है, इसमें कहा गया है कि यह जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 है, यह 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आया। इसका जो काम था वो गोलकनाथ विवाद को समाप्त करना था। इसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 का प्रभाव 368 के संविधान संशोधन के द्वारा नहीं माना जा सकता। यानी 368 के आधार पर जो भी संशोधन होगा वह अनुच्छेद 13 के आधार पर शून्य नहीं होगा। यह आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है।
न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वह किसी भी विधि को जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स को न्यून करती है तो वह उस विधि को या तो समाप्त कर देगा या वह उस हिस्से को समाप्त कर देगा जो संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या संविधान में हमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देखने को मिलती है? तो संविधान में स्पष्टतः कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी जाए, लेकिन आर्टिकल 13 और अन्य अनुच्छेद इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी जाए। यह शक्ति सबसे पहले अमेरिका में स्थापित की गई थी। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति असीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय है वह केवल उस विधि को न्यून कर सकता है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति असीमित नहीं है। इसके बाद और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे सीमित होती है? जो संसद की शक्ति से। अगर जो उच्चतम न्यायालय है वो संसद जो संविधान की व्याख्या करता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद भी संविधान में संशोधन कर सकती है। इसलिए दोनों आपस में बैलेंस रहते हैं। इसके बाद आता है समानता का अधिकार। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। जो विधि के समक्ष समानता का विचार है यह किसका विचार है? यह यूके या ब्रिटेन का विचार है, जबकि विधि के समान संरक्षण यूएसए का विचार है। आर्टिकल 14 में ये दोनों विचार हमें देखने को मिलते हैं। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का जो कोई भी जज हो, वह विधि के समक्ष समानता से कंट्रोलित होगा या कंट्रोल होगा। और विधि के समान संरक्षण का अर्थ होता है यह नेगेटिव है। इसको हम प्राय नकारात्मक बोलते हैं, क्योंकि यह कोई भी विधि बनती है वह सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जो देश है या जो जनसंख्या है उसकी जो समान हैसियत नहीं होती, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। इसलिए इसे हम नकारात्मक मानते हैं। लेकिन विधि के समान संरक्षण है वह प्राय सकारात्मक है, क्योंकि विधि के समान संरक्षण कहता है कि जो कोई भी वंचित वर्ग है उसको हम मुख्य धारा में लाने के लिए विधि के समान संरक्षण से वंचित कर सकते हैं। तो इसको हम सकारात्मक बोलते हैं।
इसके बाद आता है कि अनुच्छेद 14 है वह सभी नागरिकों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसका अर्थ है कि क्या यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? तो ये बात बिल्कुल सही है। यह भारत के साथ साथ सभी विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। तो हमें देखते हैं कि केवल भारत के व्यक्तियों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त हैं। तो इसमें केवल भारतीयों के लिए केवल भारतीयों के लिए इसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने अनुच्छेद 12, 13 और 14 इन सभी अनुच्छेदों को डिस्कस किया था। इसके बाद मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।